दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के एक पेपर का जो सॉल्यूशन लेके आए थे, आइए चलिए आगे इसको बात को बढ़ाते हैं। प्रश्न हमारे सामने है कि आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत वाला खोजना है। हम नीचे से देखते हैं कि समूह में नीचे की ओर बढ़ने पर कोषों की संख्या बढ़ जाती है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलती नहीं है। एक ही समूह में उपस्थित तत्वों की संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, एकदम सही बात है। इसमें यानी आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह 7 आवर्त होते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम और सल्फर आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में स्थित होता है। भैया ये गलत बात है, क्योंकि सोडियम जो है चौथे आवर्त में नहीं, तीसरे आवर्त में स्थित होता है। तो यहाँ पे ये गलत है। इस वजह से पहला वाला विकल्प अपना सही जवाब हो जाएगा। अगला वाला प्रश्न देखते हैं, जो कि एकदम बहुत सिंपल सा है। इसके बराबर दिया गया है कि क्यू बराबर पूछ रहा है, तो बहुत सिंपल है, दोनों पक्षों का घन कर देंगे। यहाँ पे देखो भैया, यहाँ पे क्यूब कर दो, दूसरे तरफ भी क्यूब कर दो, बस इतना सा काम करना है और कुछ बड़ी बात थोड़ी ना करनी है। दोनों तरफ क्यूब ही करना है। यहाँ पे देखो, ये दाहिने बाएं पक्ष वाले क्यूब करोगे तो के की घाते 3 प्लस 1 बटे के की घाते 3 प्लस 3 गुणित के गुणित 1 बटा के कोष्टक में 1 सॉरी के प्लस 1 बटा के, इसके बराबर मिल जाएगा 2 की घाते माइनस 2 की घाते 3 करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। लेकिन क्यूब करते हैं तो वो माइनस है, तो पहले से माइनस में जाएगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत, उसमें कुछ नहीं बचेगा। तो के क्यूब प्लस 1/के क्यूब की वैल्यू ही निकालनी थी। यहाँ से देखो, ये वाला के और ये वाला के कट जाएगा और इसके बराबर -2 मिला था। 3 दूनी ये 6, -6 हो जाएगा, -6 उधर जाके प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे -8 पहले से है और +6 हो जाएगा, तो घट जाएगा, तो -2 बच जाएगा। यानी पहला वाला ऑप्शन बहुत आसानी से मिल जा रहा है उत्तर के रूप में। ठीक है, इसमें ज़्यादा बहुत अच्छा लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, बिना लिखे भी कर सकते हो। कुछ लोग तो और शॉर्टकट ट्रिक भी बताते हैं, पर मैं लंबा ही हल करने वाला व्यक्ति हूँ। फिलहाल आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमको देखने को मिल जाता है बैठक व्यवस्था से, जिसमें कह रहे हैं कि 7 व्यक्ति हैं जो कि उत्तर की ओर मुँह करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। कह रहे हैं डी किसी एक सिरे से दूसरे स्थान पे बैठा है। बहुत अच्छी बात है भैया। यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो गए। दूसरा भी बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 लोग बैठा देंगे। दूसरे स्थान पे बैठा है, तो लो भैया इधर से दूसरे बैठा देते हैं, यहाँ पे दूसरे बैठा देते हैं। 2 गया, ठीक है। डी और एफ के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। एफ को सॉरी डी और एफ के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। 2 व्यक्ति बैठे हैं, इसका ये मतलब हो गया कि एफ को यहाँ बिठाना होगा और इसमें एफ को यहाँ बिठाना होगा, ताकि बीच में 2 लोगों का गैपिंग हो सके। अब जो है एम एफ के दाहिनी ओर चौथे स्थान पे, एफ के दाहिनी ओर चौथे स्थान पे, यहाँ पे काम तो बन नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, चौथे स्थान पे यहाँ पे बन जाएगा काम, तो यहाँ पे आप एम को बिठा देंगे। आगे देखेंगे, जो क्यू है वो डब्लू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ठीक है, देखो भैया, जो क्यू है वो डब्ल्यू के दाईं ओर, डब्ल्यू को यहाँ बिठाओ, क्यू को यहाँ बिठाओ, तभी क्यू डब्ल्यू के दाहिनी ओर हो पाएगा। और इसमें खसका भी नहीं सकते कि आप सोचो कि क्यू को यहाँ बिठा दो ना, ऐसा हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि अगर क्यू को यहाँ बिठा दोगे तो डब्ल्यू को यहाँ बिठाना होगा, क्योंकि डब्ल्यू के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पे ही है ना। तो ऐसा व्यवस्था केवल इसी जगह पे, जहाँ पे अभी हमने बना के रखी है, केवल यहीं बन सकता है और कहीं बन ही नहीं सकती है। इस वजह से यहीं पे बिठा दिया है। के डब्ल्यू के ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो के को डब्ल्यू से दूर बिठा दो, जो एकमात्र बच जाता है बी, उसको यहाँ बिठा दो। प्रश्न में पूछा गया है कि बी के बाईं ओर कितनी है। बी के बाएं वाला हिस्सा ये होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई देता है। इस वजह से शून्य यानी कि 0 अपना सही जवाब हो जाता है। इसमें प्रश्न में बहुत ही आसानी से ये समझ में आ गया, मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अगला वाला प्रश्न देखते हैं, जो कि एक सामान्य सा रीजनिंग का प्रश्न है, जिसमें आपको बस वही करना होता है जो कि इसमें दिखाई दे रहा होता है। देखेंगे यहाँ जूम करके तो समझ में आता है कि 32 से 56 हो रहा है, 42 से 66 हो रहा है, 52 से क्या हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी चीज़ का गुणा हमको दिखाई देता नहीं है, क्योंकि 32 दूनी है 66, 32 दूनी है 64, बहुत ज़्यादा लंबा चला जाता है। हमको 56 तक ही रुकना है, तो हम सोचते हैं कि हमको लगता है कि कुछ जोड़ा जा रहा है। तो 6 में से 4 घटाएंगे 2 मिल जाएगा, 5 में से 3 घटाएंगे 6 में से 4 घटाएंगे 2 नहीं 4 मिल जाएगा, सॉरी माय फॉल्ट। 6 में से 4 2 घटाएँगे तो 4 मिल जाएगा और 5 में से 3 घटाएँगे तो 2 मिल जाएगा, तो 24 यहाँ पे प्राप्त हो गया। यहाँ पे 6 में से 2 घटा दिया 4 और 6 में से 4 घटा दिया 2, 24 यहाँ पे भी प्राप्त हो जा रहा है। यानी कि हमको यहाँ पे 24 जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 52 में 24 जोड़ देंगे, ठीक है? यहाँ पे ध्यान देंगे, हमने उल्टा घटाना किया है, घटा लिया है, तभी हमको पता चल रहा है कि कितना जोड़ा गया, तो 24 जोड़ा गया। तो 52 में 24 जोड़ देंगे। देखिए, 2 और 4 को जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, 5 और 2 को जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। 76 हमारा सही जवाब दिखाई दे रहा है, तीसरे विकल्प में आपको दिखाई दे रहा है। तो बहुत आसान है, कोई बड़ टेंशन लेने वाली बात तो है ही नहीं इसमें। अगला वाला प्रश्न देखते हैं, जो कि दिशा और विशेष प्रश्न रखता है। कह रहे हैं मंगल अपने घर से उत्तर की ओर 30 मीटर चलता है। लो भैया, यहाँ पे मंगल का मान लेते हैं घर है, 30 मीटर उत्तर की ओर चल रहा है, तो उत्तर की ओर चला देते हैं। फिर वो दाएं मुड़ता है, 20 मीटर चलता है। लो भैया, 20 मीटर चला देते हैं। 20 मीटर कुछ ज़्यादा ही लंबा दिखाई दे रहा है, 20 मीटर थोड़ा छोटा सा, तो 20 मीटर ये चल गया दाहिने मुड़ करके। फिर वो दाएं मुड़ता है, 30 मीटर चलता है। लो भैया, 30 मीटर फिर से चल गया, ठीक, अपने घर के सीध वाले रास्ते पहुँच गया है। फिर वो बाएँ मुड़ता है, वो 20 मीटर चलता है। बाएँ मतलब नीचे है, तो अच्छा इधर बाएँ 20 मीटर चल गया। कितना चल गया? 20 मीटर चल गया। फिर कह रहे हैं बाएँ मीटर 20 मीटर चलता है। फिर वो दाएँ मुड़ता है, 10 मीटर चलता है। दाहिने दाहिने मतलब कि नहीं, सॉरी
कहाँ चला गया, बाएँ मुड़ता है 20 मीटर चलता है, फिर वह दाएँ मुड़ता है मतलब ये रहा, ठीक? ये हो गया 10 मीटर, 10 मीटर चलता है, फिर वह दाएँ मुड़ता है, फिर से दाएँ मुड़ता है, दाएँ मुड़ते मतलब ये हो गया और ये 40 मीटर चलता है, तो 40 मीटर चलने का मतलब ये 40 हो गया। अब मंगल अपने घर से किस दिशा में और कितनी मीटर की दूरी पर है? तो भैया 20 मीटर इधर गए थे, 20 मीटर इधर गए थे, 40 मीटर वापस आके बराबर हो गया। 30 मीटर ऊपर गए थे, 30 मीटर नीचे आए थे, ये 30-30 खत्म हो गए, बराबर हो गया। ये 10 मीटर की गैपिंग अकेले बची हुई है। घर यहाँ है और मंगल यहाँ पे है। प्रश्न में पढ़ते हैं कि मंगल अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूरी पे है? घर से यानी घर जहाँ है उसी से तुलना की जा रही है, घर ये तो यहाँ पे पहुँचा है। तो घर से ये देख रहे हो भैया दक्षिण दिशा में दिखाई दे रहा है, दक्षिण अपना सही जवाब हो जाएगा और यहाँ पे 10 मीटर जो दिखाई दे रहा है वही 10 मीटर का यहाँ पे डिफरेंस रह जाएगा। तो 10 मीटर दक्षिण की ओर मंगल अपने घर से 10 मीटर दक्षिण की ओर है। तो ये रहा इस प्रश्न का उत्तर। अगले वाले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्पादन के 4 कारक कौन से हैं? तो वही भूमि, श्रम, पूँजी और उद्यमिता। भूमि, श्रम, पूँजी और उद्यमिता यही उत्पादन के 4 कारक हैं। अगला प्रश्न नरेगा से है। नरेगा एक झलक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भुगतान की गई औसत मनरेगा मजदूरी केवल 208.85 रुपए प्रतिदिन थी। तो मनरेगा का पूर्ण नाम क्या है? मनरेगा का फुल फॉर्म हमसे पूछ रहा है इसमें दुनिया भर के ज्ञान बताने के बाद। तो प्रश्न में देखेंगे उत्तर में देखेंगे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये इतना लंबा सा नाम है मनरेगा का। तो ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला वाला प्रश्न देखते हैं, साझेदारी से प्रश्न पूछा जा रहा है। पूछा कि क्या कह रहा है कि मोहन, मीना और माधव है 3000 2000 और 5000 क्रमशः इतना निवेश करके साझेदारी करते हैं। यहाँ पे उल्लेखित नामों के दिए गए क्रम में तो 5600 रुपये का वार्षिक लाभ लाभ में उनके हिस्सों में क्रमशः क्या आएगा? तो प्रत्येक के हिस्से में क्या आएगा? यहाँ पे सभी में पीछे 3-3 जीरो है, जितना हिसाब से पैसे निवेश किया गया उसी अनुपात में आपका लाभ भी बढ़ेगा। तो इनका अनुपात सीधे-सीधे 3, 2 और 5 का दिखाई दे रहा है। अगर इनका अनुपाती योग निकाला जाए तो 5 2 7 3 10 मिलता है। तो यानी कि 10 बराबर आपको 5650 600 650 नहीं 600। तो 10 बराबर 5600 हो जाएगा, 0-0 काट देंगे तो 1 बराबर हो जाएगा 560। ठीक, 1 बराबर 560 हो जाएगा। बाकी बाकी जितने लोग हैं सभी का बारी-बारी से निकालना है। ये पहला वाला 3 था, 3 से गुणा करेंगे, 3 छंग 18 का 8 हाथ से लगे 1, 3 5 15 1 16 और ये जीरो पीछे तो लगा ही है। तो ये देखेंगे 1680 आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे तीसरे वाले विकल्प में और चौथे वाले में भी दिखाई दे रहा है, लेकिन एक ही सही हो सकता है तो आगे भी चेक कर लेंगे। अब हमको इसका दूसरे का निकालना है तो 560 में गुणा कर लीजिए 2 से, 0 0 2 छंग यहाँ पहले 0 हो गया, 2 छंग 12 से लेकर 2 पंचे 10 एक 11। तो यहाँ पे 1120 रुपये मिल जा रहा है, यहाँ पे दिख रहे हैं तीसरे वाले विकल्प में। बस यहीं पर अगर 2 चीज़ें आपको मिल चुकी है तो तीसरी चीज़ भी बहुत आसानी से आप निकल ही लेंगे, इस वजह से निकल ही जाएगी, इस वजह से आप यहाँ पे उत्तर देके आगे बढ़ सकते हो। हालाँकि आप चाहो तो निकाल सकते हो, उसका हिस्सा है 5, 5 से गुणा कर लेंगे 0, 5 छंग 30 का 0 यहाँ से लगे 3, 5 5 25 3 28, तो 2800 मिल जाएगा, ठीक है। तो बस वही हो गया, ये तो समझ में आ ही गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रश्न देखते हैं कि कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषक वर्णक कहाँ स्थित होता है? ठीक है, तो पेड़ पौधों की तरह कुछ जीवाणु भी जो होते हैं क्या कहते हैं सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं। तो इनका इनका जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक होता है वो प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलयन में स्थित होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। मैथ का सिंपल प्रश्न है, कह रहे हैं कि छात्रों की आयु से संबंधित निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक में सबसे ज़्यादा बार गिनती जो दिखाई दे रही है वही इसका बहुलक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको 13, 14, 12 भी दिखाई दे रहे हैं, 11 भी दिखाई दे रहा है। तो हम शुरू करते हैं, जैसे हमारे पास 16 दिखाई दे रहा है। तो 16 की काउंटिंग कर लेते हैं, 1, 2 और 3, बस 3 बार है। फिर 17 दिखाई दे रहा है, 17 को देखेंगे 1, 2, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 4 बार हमें 17 दिखाई दे रहा है। फिर 15 दिखाई दे रहा है, 15 को देख लेते हैं, 1, 2, 2 हो गया, 2 बार हो गया। फिर 14 आ जाता है, 1, 2, 3 बार हमें 14 दिखाई दे रहा है। 13 को देख लेते हैं, तो 1, 2, 2 बार 13 दिखाई दे रहा है। 12 कितनी बार है? 2 बार 12 है और 2 बार 10 आ जा रहा है, 1 बार 11। सबसे ज़्यादा बार 17 दिखाई दे रहा है, 4 बार, तो 17 हमारा बहुलक हो जाएगा। बस यही इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। बस हमें ऐसे काउंटिंग करके देख लेना है कि कौन सबसे ज़्यादा बार आया है। सिंपल बात है, सिंपल।
प्रश्न देखते हैं जो कि पाई चार्ट से संबंधित है। यहाँ पे कह रहे हैं पाई चार्ट में अलग-अलग महीनों में एक परिवार द्वारा बिजली पर किए गए व्यय को प्रतिशत को दर्शाया गया है। चार्ट में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा-सा ज़ूम करके एक बार समझने का प्रयास कर लेते हैं। अ, जनवरी का मतलब ये हो गया, फरवरी, अरे कौन-सा है कौन से वाला? हैं भई? ये अप्रैल का हो गया, ये मई, ये जून, अच्छा ये मार्च, ये फरवरी, ये जनवरी, ये जुलाई, ये अगस्त। मे बी पॉसिबल यही हो। आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि मई और अगस्त को छोड़कर सभी महीनों को मिलाकर बिजली पर किए गए कुल व्यय का केंद्रीय कोण। तो ठीक है, मई और अगस्त को छोड़ देते हैं। पहले मई और अगस्त को पहचान तो ले कौन-सा है। तो मई ये दिखाई दे रहा है। हमने जनवरी यहाँ से शुरू की, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई वाला ये 25 हो गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अरे यार! ये अगस्त वाला कितना है दिखाई तो नहीं दे रहा है। भाई इस प्रश्न का आंसर हम देंगे कैसे? हाँ जी, कुछ समझ में आ रहा है? कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। हालाँकि जब पेपर आप देने जाएँगे तब आपको थोड़ा-सा अच्छे तरीके से मिल जाएगा। फिलहाल मैं आपको ऐसे अंदाज़न बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए 25% हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ वाला गिनती हमको दिखाई नहीं दे रहा है, मान लेते हैं 15 नहीं तो 10 होगा, 10 होगा मान लेते हैं। इन दोनों को जोड़ दिया तो हो गया कितना, ये 35% हो गया। मान लेते हैं एक बार को, ठीक है, हमको दिखाई तो दे नहीं रहा है, मान के चल देते हैं। एग्ज़ाम में दिखाई देता है, यहाँ पे ये तो जो अपने पास पीडीएफ है इसमें नहीं दिखाई दे पा रहा है। कह रहे हैं कि इन दोनों को छोड़कर सभी को निकालना है, तो बाकी सारा परसेंट 100 होता है, 100 में 35 घटा दोगे तो 5, 9 में से 3 गए 6, 65% मिलेगा। तो 65% जो हो रहा है तो हमको कोण बताना है ना, तो 360 का 65% ऐसे निकालना होगा, ये होता है मामला। गुणा करा लो। हालाँकि यहाँ देखो उत्तर तो नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ का इसका जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो इस वजह से ऐसा मामला हो गया है। बाकी आपको ऐसे ही करना है कि जिन 2 को छोड़कर बाकी सब क्या कह रहे हैं उन दोनों को जोड़ करके 100 में से घटा लिया, परसेंटेज उसका मिल गया, 360 आंसर टोटल होता है, 360 का उतना परसेंट निकाल दिया और नॉर्मल सा अपना गुणा और भाग कर लिया तो आंसर मिल जाएगा आराम से, ठीक है? तो चलते हैं अगले वाले प्रश्न में। ये वाला प्रश्न तो काफ़ी मोए-मोए वाला हो गया। तो अगला वाला प्रश्न देखते हैं। अगले वाले प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है कि नीचे दिए समीकरण को संतुलित करने के लिए किस विकल्प के 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या देखते हैं कि यहाँ पे भाग का निशान हम पहले सबसे देखते हैं, तो 5 से 25 में भाग हो रहा है तो इतना सिंपल है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चिन्ह को बदलने का वाला काम देख लें, जैसे गुणा और प्लस को बदल देंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 पचम 25, 5 मिल जाएगा माइनस गुणा और प्लस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो 2 प्लस यहाँ पे गुणा है, 30 तीन ये 90, 90 में 95 2 घटाने पर 10 नहीं आएगा, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा भाग और घटाने, यहाँ पे भाग यहाँ पे घटाना, इसको चेंज करने से यहाँ पे भाग लगाने से ये दशमलव में चला जाएगा और ये घटाने वाला दशमलव वाली गिनती मिल जाएगी, तब तो 10 तो मिलना पॉसिबल ही नहीं है। और अच्छा लेकिन फिर भी गुणा तो भी है ना, एक बार को ट्राई कर सकते हैं, मतलब चेक करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। आप एग्ज़ाम देने बैठे हो, ये थोड़ी ना देख रहे हो कि ये सही है अपना। देखो 25 है, माइनस हो गया, 5 हो गया, यहाँ भागे 2 हो गया, भागे 2 को ऐसा ना लिखने के बजाय बटे 2 लिखो, गुणित अपना 30 लिखो, प्लस 3 लिखो, सॉरी 30 से नहीं 3 है। ये 2 से काट दो 15, 15 पचे 70, 5 75 हो गया। अब 75 माइनस में है, ये 25 3 28 हो गया, 28 से 75 घट के अपना 10 तो नहीं मिलेगा, ये वाला विकल्प भी अपना गलत हो गया। गुणे और घटाने का चेंज निकल कर देख लेते हैं, इन दोनों को आपस में जब चेंज कर लेंगे, यहाँ पे भाग करने पे 5 ही आएगा, यहाँ और क्या है गुणे का निशान लग जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे घटाना 30 आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। 5 दूनी है 10, 10 तीन 13, 13 में से 30 गया तो खत्म, ये भी नहीं बन पा रहा, ठीक है। अब ये जो कह रहे हैं भाग और जोड़, इसको चेंज कर लेते हैं। तो 25 प्लस 5 हो गया, माइनस 2 गुणित 3 और भागे 3 हो जाएगा। 3 से भाग करेंगे 10 आ जाएगा, 10 दूनी या 20 हो जाएगा, माइनस में 20 हो जाएगा। 25 पाँच 30 होता है, 30 में से 20 घट जाएँगे तो 10 बच जाएगा, तो सिंपल अ, उत्तर मिल गया। लेकिन वही बात यही हो गई कि ये क्वेश्चन काफ़ी आसान और काफ़ी मुश्किल था। आमतौर पे भाग के निशान को ऐसी जगह दिया जाता है कि अपन सबसे पहले भाग वाला ही चेक करते हैं कि जहाँ पे भाग का निशान दिखाई दे रहा है, इनको पहले चेक करो। मेरे ख्याल से आपको यही रूल अप्लाई करना चाहिए कि जहाँ पे भी भाग का निशान वाला दिखाई दे रहा है, उसको पहले चेक करो। इससे क्या होता है कि ऑप्शन कम चेक करने पड़ेंगे और ज़्यादातर भाग वाले मामले में ही आंसर मिल जाता है, ठीक है? तो मेरे ख्याल से आपको मेरी जो बात है वो समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि बीते हुए कल को सोमवार था, आज से 89 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। अगर कल सोमवार था तो आज हो गया मंगलवार, ठीक है? मंगलवार हो गया, इतना अपन क्लियर कर लिए। अब 89 दिन की बात कर रहे हैं, इसको 7 से भाग करना होता है, 7 से ही भाग करते हैं, 7 एकम 7 बचेगा 1 और 7 दूनी या 14 बचेगा कितना
अरे यार, 4 3 नहीं बचेगा। 14 में से 9 में से 4 गए न 5, 5 दिन बचेगा। अच्छा ठीक है। 5 दिन जो बचा है, इसी 5 जो इसमें जो भागफल 12 है, इससे कोई मतलब नहीं है, वो 5 जोड़ देना है इसमें। किसमें जोड़ देना है? मंगलवार में 5 जोड़ देना है। मंगलवार के बाद बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो रविवार आ रहा है, तो रविवार अपना सही जवाब हो जाएगा। बहुत सिंपल, मतलब आसान तरीके से, ठीक है? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जब शुष्क बुझा हुआ चूना किसके साथ अक्रिया करता है तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है? तो इसको याद रख लीजिए, क्लोरीन के साथ क्रिया करता है। क्लोरीन जब उसमें क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया जाता है, तब बुझा हुआ चूना ही ब्लीचिंग पाउडर में बदल जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि कथन निष्कर्ष का प्रश्न है कि जमे हुए खाद्य पदार्थ खाना फायदेमंद है। जमे हुए खाद्य पदार्थ खाना फायदेमंद है। देखते हैं। जमे हुए खाद्य पदार्थ में कभी-कभी ताज़े खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक विटामिन और खनिज हो सकते हैं, क्योंकि ताज़े खाद्य पदार्थों में मौजूद विटामिन और खनिज समय के साथ नष्ट हो सकते हैं। जबकि जमाए जाने से पोषक तत्व संरक्षित होते हैं। यार, इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था ना, लंबा सा कह रहे हैं। ताज़े वाले में खाद्य पदार्थों में समय के साथ ऐसे नष्ट हो जाते हैं, जमाए हुए ज़्यादा। लग तो रहा है कि ये वाला पहला वाला सही है, करके ठीक है। जमे हुए खाद्य पदार्थ में मौजूद सोडियम रक्तचाप के स्तर को बढ़ाने का कारण हो सकता है। रक्तचाप वाला मामला तो ऊपर तो कुछ है नहीं। पहला वाला अपना लग रहा है कि ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कथन 2 समर्थन नहीं करता, जबकि कथन 1 समर्थन करता है, ठीक। तो काफ़ी बेहतरीन प्रश्न रहा ये। अगला प्रश्न है कि 18 ओम प्रतिरोध वाले विद्युत बल्ब पर शून्य वोल्टेज आरोपित किए जाने पर इसकी शक्ति क्या होगी? देखो भैया, P बराबर होता है VI होता है, ठीक है? और I बराबर V/R होता है ना, V²/R हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पे क्या वोल्टेज 0 है, ठीक है? और तो ऊपर 0 स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 18 कितना भी रखो, आखिरकार क्या हो जाएगा? 0 ही मिलेगा। तो पावर क्या रहेगी? 0 वाट रहेगी। तो अपना 0 वाट ही सही जवाब रहेगा, ठीक? जब कोई वोल्टेज ही नहीं, तो कोई लोड नहीं, कोई शक्ति नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कथन निष्कर्ष प्रश्न क्या पूछा गया है? दिए गए कथन के आधार पर कौन सा सत्य है? तो सत्य वाला खोजते हैं। जैसे डी और एन को देखेंगे, डी यहाँ पे है, यानी यहाँ पे है। कह रहे हैं डी बड़ा है। डी की ओर देखेंगे, यहाँ पे छोटे होने का निशान दिखाई दे रहा है, इस वजह से ये गलत है। आगे देखेंगे के और वाई के बीच का संबंध, के और वाई यहाँ पे दिखाई दे रहा है। के की ओर छोटे होने का निशान है, क्या यहाँ पे के की ओर छोटे का निशान है? नहीं है, उल्टा है, तो गलत है, ठीक। अगला देखेंगे, विकल्प क्या दिखाई दे रहा है? एम छोटा है ई से। एन और ई के बीच में रिलेशन देखेंगे, एन की ओर बड़े होने का निशान है, तो ठीक उसका उल्टा हो रहा था, ये भी गलत हो गया। डब्लू और डी के बारे में देख लेते हैं। डब्लू और डी यहाँ दिखाई दे रहा है, कह रहे हैं डब्लू बड़ा है डी से और बड़ा और बराबर है, तो देखिए डब्लू और ई बराबर है, तो ठीक है ये। और यहाँ पे देखिए डब्लू की ओर ही खुला हुआ है मुँह, यानी कि ये एकदम सही बात हो रही है, ठीक है। बस यही मुँह देखना है कि किधर की ओर खुला हुआ है, बस सिंपल बात है, बहुत आसानी से हो जाता है। चलिए ठीक है। तो अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ प्लस, गुणा का अर्थ भाग, भाग का अर्थ गुणा होता है। निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह का स्थान का मान क्या होगा? मतलब अच्छी बात है। 15 है, माइनस का प्लस हो रहा था, 8 प्लस का माइनस हो रहा है 7, भाग का गुणा हो रहा है 6, गुणा का भाग हो रहा है तो 3, ठीक है। 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 मिल गया है हमको। अब 14 जो रहेगा वो माइनस में रहेगा। अच्छा ऐसा करो भैया, देखो ये 15 + 8 हो रहा है। ऐसे बहुत समझदार लोग क्या करते हैं, 15 में 14 घटा देते हैं, 1 बच जाता है। 1 और 8 को जोड़ देते हैं, 9 मिल जाता है, ठीक है? तो ऐसा हो जाएगा उत्तर, ठीक? तो हो गया, बस हो गया, इसमें क्या करना है? अब प्रश्न देखते हैं जो कि रीज़निंग का प्रश्न है। कह रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग वाला मामला चल रहा है। अब इसमें देखो यार, कोड क्या कह रहे हैं कि ये जो लिखा गया है इसका कोड ये है, ये जो लिखा है इसका कोड ये है, तो यहाँ पे इसका कोड क्या होगा? अब देखो बात यही है कि ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, इसमें बस इतना सा मान सकते हैं कि डब्ल्यू का कोड के है, ठीक है? यही मान के अपने चलेंगे। तो अपन क्या करेंगे, इसका देखेंगे, जैसे इसमें पहले अच्छा टी दिखाई दे रहा है, तो ऊपर देखेंगे टी देखा यहाँ दिखाई दे रहा था, टी का एट द रेट हो जाएगा, तो एट द रेट बना देते हैं। एच यहाँ पे एच नहीं है, यहाँ पे एच नहीं है, छोड़ देते हैं। ओ, ओ यहाँ दिखाई दे रहा है, इसका देखो दूसरे नंबर पे था हैशटैग, हैशटैग बन गया। और उसके बाद आर, आर यहाँ दिखाई दे रहा है, इसका 2 होता है, 2 बना दिया। फिर एन, ऊपर कहीं एन नहीं दिखाई दे रहा है, छोड़ देते हैं। बस इतना हम मिलाएँगे। देखिए एट द रेट से शुरू होने वाले ये दोनों विकल्प हैं, ये दोनों तो कट गए, ठीक है? और एक छोड़कर हैश बनाने वाला ये दोनों बना रहे हैं। अब 2 यहाँ पे देखो केवल दूसरे विकल्प में 2 दिखाई दे रहा है, तो यहीं दूसरा वाला विकल्प अपना सही जवाब हो जाएगा। तो ये भी अच्छा प्रश्न है, इसमें मतलब कम दिमाग लगाओ और आसानी से उत्तर पाओ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ पे आप 16, 20 और 24 का मासा याद करने को कह रहे हैं। महत्तम समापवर्तक एचसीएफ क्या होगा? अब इसमें देखो यार, क्या कर सकते हो, अपना वो गुणनखंड करके भी कर सकते हो, ज़्यादा दिमाग भी लगा सकते हो, कम दिमाग भी लगा सकते हो। अब इस विकल्पों को देखेंगे, सबसे बड़ी गिनती 8 दिखाई दे रही है कि 8 से 16 तो कट जाता है, पर 20 जो है वो नहीं कटता है, इसलिए ये भी उत्तर नहीं होगा। अब उससे छोटी गिनती 6 है, 6 से तो जो 16 है वो भी नहीं कटता, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। अब उससे छोटी गिनती 4 है, देखो 4 से 16 भी कटता है, 20 भी कटता है और 24 भी कटता है, तो
4 अपना सही जवाब हो जाएगा। और हमको मासा लेना है। देखिए 2 से तो ये सारी गिनतियाँ कट जाएँगी, लेकिन मासा का मतलब होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये संख्याएँ विभाजित हो जाएँ। तो बड़ी से बड़ी संख्या में अपना ये 4 सही जवाब हो जाएगा, ठीक? अगला जो प्रश्न है इसमें कहा गया है कि पुलिकली बाघ नृत्य कार्यक्रम इनमें से किस त्योहार के दौरान होने वाला मुख्य आकर्षण है? तो ओणम, ओणम के दौरान ये होने वाला मुख्य आकर्षण है। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें कहा गया है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, इसका आधार दिया गया है, तो इसकी संगत ऊंचाई ज्ञात करने को कह रहा है। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार, आधार गुणित ऊंचाई, बस यही होता है भाई ये फार्मूला। तो क्षेत्रफल 85 रख दिया, 85 बराबर 1/2 रख दिया, आधार 5 है रख दिया, गुणित ऊंचाई h मान ज्ञात करना। 17 × 25 = 85 होता है, 2 से गुणा कर देंगे, 17 दूनी 34, तो 34 अपना सही जवाब हो जाएगा बस। और आसान है ना, बहुत आसान रहते हैं सब। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें कुछ कहा जा रहा है कि श्रेणी दी गई है, उसके संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है। उक्त श्रेणी में कितने विषम अंक हैं जिनके ठीक पहले एक सम अंक हो और ठीक बाद में एक विषम अंक भी हो? तो यानी कि आपके पास विषम पूछ रहा है जिसके पीछे बाद में विषम हो और आगे सम हो, तो सम विषम विषम खोजना है। जैसे 4 सम है फिर विषम विषम मिल गया, आगे कोई सम संख्या दिखाई दे रही है? देखेंगे, देखिए ये 2 एक सम है लेकिन विषम विषम नहीं है। अब ये देखो 4 फिर 3 और 5 यानी सम विषम विषम, और कोई सम संख्या ये 6 नहीं 8, 6 8 2 है तो सही, लेकिन विषम विषम नहीं मिल पा रहा, तो केवल 2 मिल पाया, तो 2 अपना सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? ओके। अगला प्रश्न है कि भारत में वायु खेलों एयर स्पोर्ट का सर्वोच्च शासी निकाय क्या है? तो एयर स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक? जैसे क्रिकेट का होता है भारत का बीसीसीआई है, ठीक? वैसे ही अपना ये एयर स्पोर्ट्स का है। अगला वाला प्रश्न देखते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि GKLPSV एक ही इमारत की 6 अलग-अलग मंजिलों पे रहते हैं। सबसे नीचे वाले का क्रमांक 1 है, उससे ऊपर वाले का 2 है, सबसे ऊपर वाले का 6 है। तो 1 2 3 4 5 6, और एक बार दोबारा भी लिख लेते हैं क्योंकि हो सकता है हमें 2 सीरीज़ बनानी पड़ जाए। वैसे ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक साथ ही लिखो, एक बार लिख लो उसके बाद देखते हैं। तो इसमें कह रहे हैं जी मंजिल क्रमांक 3 पर रहता है, लो हमने जी को यहाँ पे बिठा दिया। जी और एम के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है, ठीक है लो, बन गया ना? जी अब एक एक व्यक्ति रहता है तो एम यहाँ नीचे हो सकता है और एम यहाँ पे ऊपर भी हो सकता है, ठीक है? के नीचे उतने ही व्यक्ति रहते हैं जितने एम के ऊपर रहते हैं। के नीचे उतने ही व्यक्ति रहते हैं जितने एम के ऊपर। अगर यहाँ वाले में देखा जाए तो एम एम के ऊपर 6 व्यक्ति रहते हैं, तो के नीचे भी 5 व्यक्ति रहेंगे, 5 व्यक्ति रहता है तो 5 व्यक्ति, ये हो जाएगा। अगर इस वाले हिसाब से देखा जाए तो एम के ऊपर यहाँ पे देखोगे 1 व्यक्ति रहता है, तो यहाँ पे के नीचे भी 1 व्यक्ति रहना चाहिए, ठीक? ऐसा हो जाएगा मामला। और पी एस के ठीक नीचे रहता है, जो पी है वो एस के ठीक नीचे है। इसमें देखो भैया, जो एस यहाँ रहेगा उसके ठीक नीचे पी यहाँ पे रहेगा। और अगर इस दूसरे सीरीज़ की बात की जाए तो इसमें पी जो एस पी को बैठाना है वो तो बैठ ही नहीं पा रहे हैं, तो ये अपना गलत हो जाएगा। अब इसमें कौन बच जाता है? वी को बिठा दो भाई। अब इसमें पूछ रहा है पी के ऊपर कितने व्यक्ति रहते हैं? तो पी यहाँ पे है, पी के ऊपर 2 व्यक्ति रहते हैं, तो 2 अपना सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, इसमें मुझे मुझे लग रहा है कि एम और के जो जुगलबंदी थी वो आपको समझने में समस्या हो रही होगी। कह रहे के नीचे उतने ही व्यक्ति रहते हैं जितने कि एम के ऊपर रहते हैं। अभी यहाँ पे हमने देखा था एम के ऊपर 5 व्यक्ति रहते हैं, तो के को सबसे ऊपर बैठा दिया ताकि उसके नीचे भी 5 व्यक्ति रह पाएँ, यही मामला था, ठीक है? तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखते हैं कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आए। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है? इसमें कुछ समझ में नहीं आता कि जैसे देखो 6 है, फिर 6 बन रहा है, फिर 8 हो रहा है, फिर 24 हो रहा है, फिर 28 हो रहा है, फिर क्या होगा? तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। तो इसमें देखो एक नहीं, मतलब कह सकते हैं कि 1 से गुणा हो रहा है, जुड़ तो नहीं रहा है। और इसमें देखोगे कि 2 जुड़ रहा है, ठीक है? और 8 त्रिक 24 गुणा हो रहा है 3 से, और इसमें देखोगे 4 जुड़ रहा है, तो फिर आगे क्या होगा? 5 से गुणा हो जाएगा, तो 8 पंच 40, 0 4 हो गया, 5 नहीं 10 4 14। ओके, तो ये रहेगा इस प्रश्न का उत्तर। आई होप समझ में आ गया होगा। काफ़ी मुश्किल प्रश्न था ये, काफ़ी समय लगा था मुझे समझने में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि तप्त दीप तंतु बल्ब, यानी कि एक बल्ब जो देखो आजकल तो एलईडी चल रहा है, ठीक है? पहले 100 वाट वाला बल्ब ऐसे चलता था, ऐसा वाला, ठीक है? ऐसा कुछ होता था। इसमें ये ऐसे-ऐसे करके जो तंतु होता था, यही कहते हैं तप्तदीप तंतु। तापदीप्त तंतु, ताप मतलब टेम्परेचर से, इसमें तापदीप्त का मतलब गर्म हो, ताप माने गर्म होकर, दीप्त माने चमकना, तंतु बल्ब, ऐसा वाला बल्ब जो होता है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये हमसे पूछा जा रहा है। इसमें देखेंगे, इसमें कह रहे हैं कि
तंतु टंगस्टन या नाइक्रोम का बना हो सकता है, ये एकदम सही बात है, नाइक्रोम या टंगस्टन का ही बनाते हैं। तंतु की तंतु को आवृत करने वाले कांच के आवरण में नाइट्रोजन या आर्गन जैसी अक्रिय गैसें भरी जाती है। ये बिल्कुल सही बात है। जो होता है ना बल्ब, उसके अंदर नाइट्रोजन या आर्गन गैस ही भरी जाती है, वो एकदम सही बात है। आगे देखते हैं, प्रयुक्त तंतु पतला होने के कारण इसकी प्रतिरोधकता कम होती है ना, ना प्रतिरोधकता अधिक होती है, इस वजह से ही तो उसमें क्या कहते हैं गर्म हो पाता है, तभी तो प्रकाश दे पाता है। तो प्रतिरोधकता कम कहना गलत बात है। इसमें अधिक प्रवाह संभव बनाने के लिए तंतु की प्रतिरोधकता कम होती है ना, प्रतिरोधकता इसकी उच्च होती है। प्रतिरोधकता कम कहने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, प्रतिरोधकता उच्च होती है, ठीक है। तंतु हेतु प्रयुक्त पदार्थ का गलनांक उच्च होता है, बिल्कुल सही बात है। गलनांक मतलब पिघलने वाला तापमान उच्च रहेगा, बहुत हाई टेम्परेचर होगा तब जाके पिघलेगा, और ये गलनांक उच्च रखना ही पड़ता है क्योंकि तार बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और अगर मान लीजिए गलनांक कम हुआ तो जल्दी पिघल जाएगा, तो फिर बल्ब किसी काम का नहीं रहेगा। तो उच्च गलनांक रखना सही होता है, ज़रूरी होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं ए, बी और ई अपना सही जवाब हो रहा है, पहला वाला ऑप्शन अपना सही जवाब है। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं कि प्राकृतिक गैस का जलना निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है? तो ये ऊष्माक्षेपीय प्रक्रिया है, बहुत सिंपल सी बात है। प्राकृतिक गैस जलती है, ऊष्मा देती है, तभी तो हम खाना पका पाते हैं, तो बेहतरीन बात है, ऊष्माक्षेपीय प्रक्रिया है, ठीक। अगला प्रश्न है कि जैविक अपशिष्ट निपटान की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो भैया भस्मीकरण यानी कि जला देना। भाई ये तो पर्यावरण के लिए ठीक नहीं होती है, लेकिन इसी का उपयोग किया जाता है ज़्यादातर। खेत में जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं, पैरा भूसा, उसको जला दिया जाता है, भाई पराली जलाने वाला काम। जैविक अपशिष्टों को निपटाने का सबसे आसान तरीका यही, हालाँकि उसे सड़ा करके अपन खाद बना सकते हैं, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। तो दूसरा जवाब बिल्कुल सही है। अगले वाला प्रश्न की बात कर लेते हैं कि निम्न कोड भाषा में देखो, इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाएगा? पहले हम तो कोड समझते हैं। कोड हम समझेंगे ऐसे, थोड़ा समझेंगे, ठीक है। समझते हैं कि F होता है 6, H होता है 8, तो यहाँ पे +2 हो रहा है। R 18, P 16 यानी कि -2 हो रहा है। A से C हो रहा है +2, M से K हो रहा है -2, और E से G हो रहा है +2। बस अच्छी बात है, +2 -2 +2 -2 यही हो रहा है। अब देखिए P से R हो रहा है, P क्यों R 2 जुड़ रहा है, और E से C हो रहा है 2 कम हो रहा है, वही सेम टू सेम चलेगा, बार-बार उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं। आइए इसमें चलते हैं, पहले +2 करते हैं। बी से बी 2 होता है, उसमें 2 जोड़ेंगे तो डी मिल जाएगा, यानी कि 2 जुड़ गया, डी मिल जाएगा। अब देखेंगे पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन गया, ये दोनों अपना सही है। अब यहाँ पे देखेंगे पी और टी में अपना डिसाइड कर लेंगे और उत्तर मिल जाएगा, बस ज़्यादा हमको हल नहीं करने की ज़रूरत है। अब आर में -2 करना है, आर होता है 18 पे 2 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 16, 16 मतलब पी। तो पी वाला अपना सही जवाब हो जाएगा बस। अब पूरा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम बचाना है हमको, ठीक है? हमने यहाँ पे भी कोड बनाने की कोशिश नहीं की और इसका भी पूरा कोड बनाने की ज़रूरत नहीं है। जितने से काम हो जाए बस उतना करके मैं छोड़ देता हूँ। फिर सही हो या गलत हो अपन इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं यार, ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम। एक आध बार गलत हो जाएगा तो भी चलेगा। इसी रिस्क पे अपन ऐसे ही आसानी से करते हैं और अपना समय बच जाता है और कभी गलती होती नहीं है। खैर, यहाँ पे हमने समझा दिया, तीसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही जवाब है, बाकी आप पूरा हल कर सकते हैं। आगे चलते हैं फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला प्रश्न है कि संगठन या संस्थानों का इनमें से कौन-सा समूह भारत के संवैधानिक निकायों का एक उदाहरण है? तो भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का महान्यायवादी और लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ये तीनों जो हैं भारत के संवैधानिक निकायों के एक उदाहरण हैं। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब 3 से 13 हो रहा है तो हमको लग रहा है कि इसमें 10 जुड़ रहा है, ठीक बात है। और यहाँ पे 13 से 21 हो रहा है तो मेरे ख्याल से इसमें कितना जुड़ रहा है? 13 7 एक 8 8 जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 21 से 27 हो रहा है, इसमें 6 जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें 27 31 यानी 4 जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और हमको समझ में आ रहा है 2-2 कम हो रहा है। इसका मतलब अगली बार अपन 2 जोड़ेंगे। 31 में 2 जोड़ देंगे तो हमको 33 प्राप्त हो जाएगा। बहुत सिंपल सा हमारा 35 चौथा वाला विकल्प सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें कहा जाता है विभाज्योतक ऊतक कोशिकाओं में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो रसधानी अनुपस्थित होती है, रसधानी। भाई साहब अगला वाला प्रश्न है, इसमें कहा जा रहा है एक समान जूतों के 1 दर्जन जोड़ियों का संयुक्त मूल्य इतना है, 7,200 है और 20% छूट दी जाती है। ठीक बात है भैया, अगर ये 12 मतलब 1 दर्जन जोड़ी यानी 12, 12 छंग 72, मेरे ख्याल से 72 कट जाएगा, 12 छंग 72, 6 मिल जाएगा, 600 का एक जूता आपको समझ में आ रहा है। 20% छूट दे रहे हैं यानी 80% पे बेच रहे हैं, तो ये 8 छंग 48, 40 8 48, हालाँकि गुणा करने की ज़रूरत नहीं थी। अपन ₹480 में जूते को क्या करेंगे, खरीद पाएँगे। तो कह रहे हैं कि ₹1440 में ऐसे कितने जोड़ी जूते खरीदे जा सकते हैं? आपके पास है ₹1440 हैं और 480 से भाग कर दो, 480 या फिर अपन यही कर सकते हैं 6 गुणित 80 गुणित 6 कर सकते हैं, ये ज़्यादा आसान रहेगा, 0 0 कट जाएगा
6 से काट देंगे, 6 दूनी है 12, बचेगा 2, 6 चौके 24 और 8 त्रिक 24, 3। तो 3 जोड़ी जूते हम खरीद पाएँगे। तो बस ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो थोड़ा ईज़ी तरीका हमने अपनाया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि रवि बिंदु ए से शुरू करके पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। लो भैया, यहाँ से पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव कर लिया है। फिर वह बाएँ मुड़ता है, 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। लो भैया, 5 किलोमीटर ड्राइव कर लिया, बाएँ मुड़ करके बाएँ-दाएँ मुड़ना अपना-अपना हिसाब से समझे रहना। मैं अपने हिसाब से समझ के चलता हूँ और मेरा हमेशा मतलब ठीक ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है? फिर वह बाएँ मुड़ता है और 19 किलोमीटर ड्राइव करता है। बाएँ मुड़ता है, ले 19 किलोमीटर ड्राइव, बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा। अरे यार, 18 नहीं, 19 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह दाएँ मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करता है, दाएँ मुड़ता है, 2 किलोमीटर ड्राइव करता है। भाई साहब, क्या बात है! अंततः वह दाएँ मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर दाएँ मुड़ता है, 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। ओके? वह बी बिंदु पे रुक जाता है। बी बिंदु से ए बिंदु पर पहुँचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना होगा? देखो भैया, ये 19 किलोमीटर इधर गए थे और ये 8 है और ये 11 है। 11, 8, 19 होता है, तो यानी ये सीधे-सीधे में रहेंगे। इतना समझ में आ गया। ये 5 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, 5 दूनी 7 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई भैया। अब यहाँ पे बिंदु बी से ए, यहाँ पे बी पे है, ए यहाँ है। बी से ए पे जाने के लिए पहली बात तो 7 किलोमीटर जाना पड़ेगा। 7 किलोमीटर का ही विकल्प में है नहीं, और दूसरी बात उत्तर की ओर जाना पड़ेगा, तो 7 किलोमीटर उत्तर की ओर। पहला वाला विकल्प ही अपना सही जवाब हो जाता है। ठीक? अगले वाले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, नीचे दी गई अक्षर समूह श्रृंखला में प्रत्येक आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि प्रत्येक अक्षर समूह में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उनके अगले अक्षर के साथ बदल दिया जाए, उनसे पहले वाले अक्षर के साथ बदल दिया जाए, तो इस प्रकार बने कितने अक्षर समूहों में ठीक 2 स्वर होंगे? खतरनाक प्रश्न है भैया, बहुत ही खतरनाक प्रश्न है। तो मैंने जैसे कि आपको हमेशा बताया कि एबीसीडी आप लिख कर के रखेंगे, जिसकी वजह से आपको क्या हो जाएगा कि मामला बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ईज़ी हो जाएगा इन सारी चीज़ों को हल कर पाना। आइए पहले एबीसीडी मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद इसको समझाने का हम प्रयास करते हैं। और मैं आपको समझा देता हूँ भाई, बता देता हूँ कि जब भी आपको पेपर पेपर देने जाएँगे, 5 मिनट पहले आपको कागज़ मिल जाता है जिसमें नाम और रोल नंबर लिखना रहता है। उसमें मैं उसी में मैं भी क्या करता हूँ कि मैं सेम टू सेम एबीसीडी पहले लिख डालता हूँ। उसकी वजह से मेरा काम कोडिंग डिकोडिंग वाला बहुत ईज़ी हो जाता है। चलिए, जैसे इसी में क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक अक्षर समूह में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम के उसके अगले अगले अच्छा पहले नहीं, अगले अक्षर में बदला जाए, उसके बाद वाले अक्षर में बदला जाना है। सॉरी, माय मिस्टेक, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था उसके पिछले पहले वाला, लेकिन इसमें अगले कह रहा है। तो सही से पढ़ना भी है हमें, ठीक है? अगला कह रहा है, तो जैसे ए है तो उसका हम लिख लेते हैं बी, के बाद देख लेंगे। देखो, हम इसमें देखते हुए चलेंगे। जैसे कि हमको कभी-कभी याद नहीं आता कि पी के बाद क्या आ रहा है, तो अगर हम एबीसीडी लिखे रहेंगे, हम देखकर तुरंत लिख पाएँगे। हमको दिमाग पे ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम जल्दी कर पाएँगे काम को। इस वजह से एबीसीडी लिखना अच्छी बात होती है, ठीक? अब देखा, एम दिखाई दे रहा है, एम के बाद एन होता है, जी दिखाई दे रहा है, जी के बाद एच होता है। क्या अच्छा, इसमें ये कह रहे हैं कि ऐसे कितने अक्षर समूह बनेंगे जिसमें ठीक 2 स्वर होंगे? क्या इसमें 2 स्वर हैं? ना, इसमें नहीं है। आगे देख लेते हैं। आर के बाद अपना एस होता है, टी के बाद यू होता है, डी के बाद ई होता है, सी के बाद डी होता है। इसमें 2 स्वर हैं। आप कहोगे हाँ, यू और ई आर हैं, यहाँ पे हमारी एक गिनती मिल गई है। डब्ल्यू के बाद अपना एक्स, क्यू के बाद आर, सी के बाद डी, टी के बाद यू। इसमें मिल रहा है 2 स्वर? नहीं मिल रहा है। अगला देखेंगे, ये वाले 3 तो हो चुके हैं, आगे देखेंगे। पी के बाद अपना क्यू होता है, या फिर आप बदलना ना चाहें तो वो भी बिना बदले भी कर सकते हैं। डायरेक्ट यहीं पे देख सकते हैं। इसी में देख ले सकते हैं कि ठीक है, लेकिन बदल के लिखते हैं। पी के बाद क्यू हो जाता है, आई के बाद जे होता है, एल के बाद एम, एम होता है, ई के बाद एफ होता है। इसमें भी 2 स्वर नहीं दिखाई दे रहे हैं हमको। अगला वाला देखेंगे, वी के बाद डब्ल्यू और टी के बाद हो जाता है यू, ये डब्ल्यू हो गया, यू, एक्स के बाद वाई और वाई हो गया, एफ के बाद जी हो गया। इसमें 1 स्वर दिखाई दे रहा है, 2 स्वर नहीं है। लास्ट वाला चेक करने वाले हैं। एच के बाद होता है आई, आर के बाद होता है एस, एक्स के बाद होता है वाई और डब्ल्यू के बाद होता है एक्स। इसमें भी 2 स्वर नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो एकमात्र ऐसा मिला है जिसमें 2 स्वर, ठीक 2 स्वर दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें पूरा तो बदलना ही पड़ेगा, और अगर हमने एबीसीडी लिख के रखा है तो आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा इसको सॉल्व करना, ठीक है? और केवल इसको नहीं, आप हर एक कोडिंग डिकोडिंग के जितने क्वेश्चन होते हैं सभी को जल्दी से सॉल्व कर पाएँगे। तो ये एबीसीडी लिख के रखना है, मतलब ज़रूरी है आपके लिए और अच्छा भी है।
अगला प्रश्न है कि एकल कार्बन परमाणु कितने बंध बनाता है? यानी एक जो कार्बन होता है उसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2,4 होता है। यानी कार्बन के बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको अष्टक पूरा करने के लिए 4 ठो बंध बनाने पड़ते हैं, 4 ठो हाइड्रोजन उठाता है या फिर और किसी के साथ, मतलब टोटल ये 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है? तो एकल कार्बन परमाणु कितने बंध बनाता है? तो 4 बंध बनाता है। तीसरा वाला विकल्प अपना सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें कह रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज की आधार की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। यदि इसके कर्ण की लंबाई 15 है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो भाई ये रहा, ठीक? ये कर्ण हो गया 15 का। इसकी ऊँचाई से 3 मीटर अधिक, ऊँचाई 3 है, सॉरी ऊँचाई x है, उससे 3 मीटर अधिक x + 3। अरे यार अच्छा बन जाओ भाई, ऐसा कुछ मामला हो जा रहा है। तो भाई साहब इसमें कैसे करेंगे? अब इसका कह रहे हैं इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल, यार ठीक है, ये तो 15-15 में 225, किन दो 15 वाला किसके साथ जाता है? 5 तिहाई 15। गुरु मामला ये है कि आप इसका द्विघात समीकरण बना सकते हैं या फिर आप अपने पाइथागोरस त्रिक याद कर सकते हैं, जिससे आप इस चीज़ को बड़ी आसानी से निपटा सकते हैं कि 15 जो होता है वो किन पाइथागोरस त्रिक के साथ अपना आता है। जैसे कि मैंने समझा कि 15 जो होता है वो 5 तिहाई 15 होता है, ठीक है? तो 5 के साथ 4 और 3 का पाइथागोरस त्रिक बनता है। तो अगर 5 तिहाई 15 होता है, 4 तिहाई 12 और 3 त्रिक का 9, यानी 15 का 12 और 9 के साथ में पाइथागोरस त्रिक होता है। जैसे कि 12 में 144 होता है और 9 9 81 होता है। अगर आप जोड़ोगे तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 8 4 12, 225 आएगा, जो कि 15-15 में 225 होता है। यानी पाइथागोरस त्रिक अपना काम कर रहा है। तो यहाँ पे आधार जो हो जाएगा 12 हो जाएगा और ऊँचाई हो जाएगी 9। अब देखो इसमें जो ऊँचाई से 3 बड़ा है, 9 3 12, 3 बड़ा है, आराम से इतना काम बन जा रहा है। अब मैंने आपको प्रोसेस बताई कि मैंने इसको कैसे सोचा। आप इसका एक्स मान करके जैसे मैंने लिखा वैसा भी आप इसका विस्तार कर सकते हैं। फिलहाल आपको दूसरे तरीके से मैंने जो समझाया कि जो मैंने अभी अपना दिमाग लगाया उस हिसाब से मैंने आपको समझाया कि ये भी काम हो सकता है। अगर ये वाला काम आप जल्दी से कर पाते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आप जल्दी से इसका उत्तर भी दे पाओगे। इस वजह से ये वाले काम हमने आपको समझाया। अच्छा, अगर आपको ऊँचाई और आधार मिल चुका है तो आप एक बड़े आराम से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बड़े 2 आधार 12 गुणित ऊँचाई 9 कर सकते हैं भैया। 9 2 से काट देंगे 6, 9 छक 54, तो 54 आपको उत्तर के रूप में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तीसरा वाला विकल्प आपका सही जवाब हो रहा है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी कैसे दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि ए और बी किसी कार्य को 28 दिन, क्रमशः 28 दिन और 35 दिन में कर सकते हैं। ए का से शुरू करके वे कार्य को होने तक एक-एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, तो ए और बी को कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? ठीक है? तो कैसे करना है? तो हम लिख देते हैं ए, लिख देते हैं बी। ए का हो गया 28 दिन में काम कर सकता है, बी हो गया 35 दिन में कर सकता है। 28 और 35 का हमको एलसीएम चाहिए। दोनों गिनतियाँ 7 से कटती हैं, तो 7 से कटती हैं तो 7 चौक 28, 7 पचे 35, यानी इन्हीं का गुणनफल अपना एलसीएम हो जाएगा। तो 4 पंचे 20 होता है, 7 दूनी 14, 140 हमको दिखाई दे रहा है। इनका हो गया एलसीएम 140, ठीक है? अब 28 7 चौक 28, 28 पंजे होता है 140, तो यहाँ पे 5 मिल जाएगा और 35 7 पचे 35 चौके होगा। हाँ, तो यहाँ पे 4 मिल जाएगा, ठीक है? तो ए अगर काम शुरू करेगा तो वो 1 दिन में 5 काम निपटाएगा और बी करेगा अगले दिन तो 4 काम निपटाएगा, यानी ये 2 दिनों में काम करेंगे, टोटल 9 काम निपटा देंगे, ठीक है? अब 9 से भाग कर देंगे 140 को, ठीक है? दोनों के साथ-साथ वाला मान लोगे 9 एक कम, यहाँ पे हो जाएगा 9, कितना बचेगा 5 और 9 बचे 45, 9 बचे 45, कितना बचेगा 5, 15 यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पे सोचने समझने वाली बात ये है कि भागने पर जो हमें 15 मिला है तो वो 15 दिन नहीं हो पाएगा, ये 15 दूनी 30 दिन होगा। कारण क्या है कि एक दिन ये काम करता है, दूसरे दिन ये काम करता है, दोनों को जब जोड़ेंगे तो टोटल 2 दिनों वाला मामला हो जाता है। इसलिए 15 दूनी 30 दिन तो यहाँ पे निकल गए, ठीक? लेकिन अभी यहाँ पे शेषफल में जो 5 बचा था, उसको कौन करने आएगा? ए करने आएगा, क्योंकि ए से शुरुआत हुई थी, बी पे अभी अपन खत्म कर रहे थे, लेकिन 5 बच गया है तो वो ए करने आएगा। तो ए को लग जाएगा उस काम को निपटाने में 1 दिन, यानी 30 1 31 दिन टोटल लग जाएँगे। तो 31 दिन जो आपको दिखाई दे रहा है पहला वाला विकल्प, ये सही जवाब हो जाएगा। ओके? अगला प्रश्न है कि विषाणुओं की आणविक गति यानी सजीव गुण के संबंध में कौन-सा कथन सही है? तो सही ये है कि जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते हैं, तब तक वे निष्क्रिय होते हैं। ठीक? अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोग को पहचान कीजिए। तो भैया बात ये है कि ये जो खतरे के लिए लाल संकेतों में लाल होना, ये जो है ये प्रकीर्णन का उदाहरण है। सही बात है। दूसरा क्या है कि ये टिंडल प्रभाव प्रकीर्णन का उदाहरण है। और ये तीसरा क्या है, सूर्य का लाल और आकाश का नीला होना, ये भी प्रकीर्णन का उदाहरण है। तारों का टिमटिमाना जो होता है ये अपवर्तन के कारण होता है और ये विलंबित सूर्यास्त सूर्योदय जो है ये भी अपवर्तन के ही कारण होता है, ठीक है? तो ये दोनों अपवर्तन का उदाहरण है और ये 3 लोग जो हैं वो प्रकीर्णन का उदाहरण है। तो यहाँ पे विकल्प में आप देख सकते हैं,
यहाँ पे ADE जो दिखाई दे रहा है, ये अपना सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्रेणी क्रम में संयोजित 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 है के टर्मिनलों पर वोल्टेज आपका V1, V2, V3 है। यदि I उनसे प्रभावित होने वाली निवल धारा यानी एकमात्र धारा हो, क्योंकि अगर प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, ऐसे, फिर ऐसे, तब इनमें धारा एक ही प्रवाहित होगी I, ठीक? ये R1 हो गया, R2 हो गया, यहाँ पे R3 हो गया, सभी का हालाँकि वोल्टेज सेम रहता है पर अलग-अलग वोल्टेज भी हो सकता है, मतलब ठीक है? नहीं, अच्छा हाँ, सॉरी। अगर समांतर क्रम में रहेंगे तो वोल्टेज सेम रहेगा और अगर श्रेणी क्रम है तो वोल्टेज अलग-अलग रहेगा, V1, V2, V3 ऐसे रहेगा, ठीक? तो उनकी निवल वोल्टेज कितनी होगी? तो पहला वाला विकल्प तीनों को सीधे-सीधे जोड़ दिया जाएगा, ठीक? ये होगा इनका वोल्टेज, ओके? अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें रीज़निंग के क्वेश्चन है कि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ जोड़, सॉरी गुणा का अर्थ जोड़, भाग का अर्थ गुणा है, तो इसका वैल्यू बतानी है। तो पहले बात तो देखेंगे क्या-क्या मामला यहाँ पे बन सकता है। जैसे कि 6 गुणे का अर्थ क्या होता है भाई? कहाँ है गुणा? गुणे का अर्थ जोड़ है, तो ये जोड़ हो गया 9, कोष्टक लग गया और प्लस का अर्थ माइनस है। 3 भाग का अर्थ क्या है? भाग का अर्थ गुणा है 2 और ये ऐसे कोष्टक है, ठीक बात है। और माइनस का अर्थ है भागे, भाग बन गया और ये 7 प्लस का अर्थ है -4, ठीक? और बड़ा सा कोष्टक भाग का अर्थ होता है गुणा, सॉरी गुणा 2। ये हाँ यार, काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन है इसका, सारे को बदलना पड़ा, सभी को बदलना पड़ा हमको यहाँ पे तो। 3 को जोड़ देते हैं तो ये 15 हो जाएगा, माइनस ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये वाला कोष्टक ऐसे चलता रहेगा, भाग का निशान बन जाएगा, इसमें कर देंगे तो 3 मिल जाएगा और ये बड़ा सा कोष्टक ऐसे बन जाएगा, गुणित ऐसे 2 हो जाएगा, 15 में से 6 गया तो बच जाएगा 9, 9 में 3 से भाग करेंगे 3, 3 दूनी ये फिर 6। हाँ, ठीक है, मैंने बहुत गंदा लिखा है, पर ठीक है, उत्तर तो मिला है ना। पहला विकल्प अपना सही जवाब हो जाएगा, ठीक? अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी पार्टी के लिए जन्मदिन की टोपियों को 8 या 10 के पैकेटों में पैक करते हैं, ठीक है? एक पैकेट में 8 या 10 होंगी, ठीक है? एक टोपी हमेशा बच अच्छा पैक करते समय एक टोपी हमेशा बच जाती है। यदि लॉट में टोपियों की संख्या 250 से अधिक है किंतु 300 से कम है, तो लॉट में टोपियों की कुल संख्या कितनी थी? ओके, 250 से अधिक, 350 से कम, ठीक। अगर ये 8 और 10 के लॉट में पैक कर रहे हैं और एक टोपी हमेशा बच जा रही है, तो 8 और 10 का जो एलसीएम होगा, 8 दूनी 16, 23, 24 और 4 32, 8 पंच 40, 8 छः 64, 9 बता 80, 8 पंच 40, 40 हाँ, 40 जो मिल रहा है वो 8 से भी कट जा रहा है, 10 से भी कट जा रहा है, यानी कि इनका एलसीएम 40 हो जाएगा। 40 से भाग करेंगे, 40 से भाग करेंगे, जिनमें भाग करने के बाद 1 से स्पेल बच जाएगा, वो अपना उत्तर हो जाएगा। पहले वाले विकल्प को भाग करते हैं 40 से, ठीक है? दोनों ही 8 और 10 का जो था उनका हमने एलसीएम लिया है। ये जो अपने 8 और 10 थे, इनका एलसीएम लिया है 40 आ गया, 40 से हम भाग करेंगे 268 में, 4 छंग 24 कितना बच गया? 28 बच गया। नहीं 28 तो नहीं बचाना था, 1 बचाना था। इसको भाग करो 261 को, तो वही 4 छंग 24 जाएगा, ठीक है? 40 4 छंग 24 तो कितना बच जाएगा? यहाँ पे 21 बच जाएगा, ये भी नहीं चलेगा। 281 को भाग करते हैं, 40 से भाग करेंगे, 4 सत्ते 28, 1 बच गया शेषफल, बस यही है। यही है अपना प्रश्न का उत्तर, ठीक? समझ में आ गई बात? मुझे भी नहीं समझ में आया। हाँ, देखो 8 और 10 का ये पैक करते हैं, तो कह रहे हैं एक टोपी हमेशा बच जा रही है। तो 8 और 10 का एलसीएम ले लिया 40, 40 से बाकी विकल्पों में भाग कर दिया। इसमें कह रहे हैं 250 से अधिक, 300 से कम। ये पूरी गिनतियाँ यही इन्हीं दोनों के बीच में है, तो सभी गिनतियों में भाग करेंगे जिसमें एक शेषफल बच जाएगा 40 से, मतलब वही अपना उत्तर हो जाएगा। तो तीसरा वाला विकल्प अपना सही उत्तर हो गया, ठीक? तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि यदि एक कमरे की लंबाई L को 10% कम कर दिया जाए और चौड़ाई B को 10% बढ़ा दिया जाए, तो उसका परिमाप का धनात्मक परिवर्तन ज्ञात करना है। देखिए पहले तो इसका परिमाप क्या रहेगा ये हम बता देते हैं। परिमाप होता है 2L प्लस, सॉरी T बन गया मुझसे, L प्लस B, ये होता है परिमाप। अभी क्या है, जब लंबाई को 10% कम कर दिया जाएगा, तो जो हो जाएगी लंबाई हो जाएगी 90%, ठीक? 90 L/100 हो जाएगी और चौड़ाई हो जाएगी 10% बढ़ाने के बाद 110%, यानी 110 B बटा 100 हो जाएगा। अब यार देखो इसका 0 से कट जाएगा,
अच्छा ठीक है, इसका हमको परिमाप ही सीधे-सीधे बना देना है, तो प्लस ये हम बना दिए और कोष्ठक में बंद करके आगे 2 लगा दिया, तो ये हो जाएगा परिमाप, ठीक? परिवर्तन के बाद परिमाप। अब कह रहे हैं इसमें धनात्मक परिवर्तन क्या हुआ? यानी कि ये दोनों परिमापों का डिफ़रेंस क्या है? अब देखो भाई, अब इसमें हमको नहीं पता कि ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है, तो हम घटा देंगे। पहले बात तो घटा ही देंगे, जो होगा वो बाद में देखा जाएगा, ठीक? तो पहले तो देखें हम लगा देते हैं 2l प्लस b को आगे लगा देते हैं, ठीक है? और माइनस में ये लगा देते हैं, ये हो जाएगा अपने देखिए इसमें 10-10 बराबर है, तो हम यहाँ पे 2 और 9l प्लस 11b जो है और इसके बटे में से 10 लिख लेते हैं। अब मेरे ख़्याल से इसको काट देना चाहिए 2 से, तो ये 5 मिल जाएगा और ये 5 से अंदर गुणा हो जाएगा, इसके बटे 1 एलसीएम लेकर के वही 5 से, 5 दूनी यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10l प्लस 10b बन जाएगा और ये माइनस से जब अंदर गुणा हो जाएगा तो माइनस 9l और माइनस 11b हो जाएगा, ये हो जाएगा। और यहीं परिवर्तन ज्ञात करना था बस, 10l में 9l घट जाएगा तो 1 यल बचेगा और 10l में 11l घट जाएगा तो 10b में 11b घट जाएगा तो माइनस b बटा 5 बच जाएगा। तो l माइनस b बटा 5 यहाँ पे दिखाई दे रहा है तीसरे विकल्प के रूप में। तो ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। यही आपसे धनात्मक परिवर्तन के बारे में पूछ रहा था, तो कितना डिफरेंस होगा। तो हमने घटा के देख लिया, ठीक। इसमें देखो चीज़ों को मैंने थोड़ा सा बहुत गंदे तरीके से लिखा है, मैं कितनी बार कहूँगा ये चीज़, मुझे अपनी राइटिंग में सुधार करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि नीचे दी गई तालिका का अध्ययन करके पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पे अनुवादिक शब्दों की संख्या सोमवार, मंगलवार, बुधवार, पुनीत, मोहित। ठीक है, यदि प्रति शब्द अनुवाद हेतु 2 रुपये भुगतान किया जाता है तो सोमवार को पुनीत और मोहन ने कुल कितनी राशि प्राप्त की? सोमवार को मोहन और पुनीत ने, मोहन और पुनीत, देखो पुनीत ये है, मोहित है। तो सोमवार को इतने शब्दों को इन्होंने अनुवादित किया है। तो 8 6 14 हासिल लगे 1, 9 4 13 1, 14 4 हासिल लगे 1, 6 5 11 1 12, इतना इन्होंने अनुवाद किया है दोनों ने मिला कर के। और 2 रुपये पर शब्द अनुवाद हो रहा है, तो 4 दूनी 8, 8 4 2, 2488 रुपये कुल मिला के उत्तर हो जाएगा। तो 2 4 8 8, ये देखेंगे चौथा वाला विकल्प अपना सही जवाब हो जाएगा। बहुत सिंपल ये प्रश्न था। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है इसमें कहा जा रहा है पर्वतमालाओं और राज्यों का सही मिलान करना है। तो यहाँ पे देखेंगे भाई क्या है, अरावली राजस्थान में है, विंध्य पर्वतमाला ये मध्य प्रदेश में है, पश्चिमी घाट केरल कर्नाटक में है और हिमालय पर्वतमाला हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में है। तो ये रहेगा इसका सही मिलान। बाकी आप इसमें देख सकते हो, अपने हिसाब से अपना देख लेना भाई। ये जीएस का मामला है, हम अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न ये है कि एमआईसीआर कोड में एमआईसीआर का पूर्ण रूप क्या, फुल फॉर्म क्या है? तो ये मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकंस्ट्रक्शन, ये है भाई एमआईसीआर का फुल फॉर्म। तो बस इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के सेट्स के साथ। थैंक यू।